हाय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओमेगा क्लास 850 में। इस क्लास के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में से व्यष्टि अर्थशास्त्र से तीसरा अध्याय आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और तीसरा अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन, व्यवहार एवं पूर्ति का नियम यानी बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ सप्लाई। इस अध्याय को पढ़ने वाले, ठीक है। चूँकि सेकंड चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है, आने वाली नेक्स्ट क्लास में उसका ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। तो चलिए इस थर्ड चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए, थर्ड चैप्टर में सबसे पहला जो टर्म आता है वह है उत्पादक संतुलन। आप उत्पादक का मतलब समझिए। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है, जैसे मैं अगर किसी वस्तु को बनाता हूँ, उसका प्रोडक्शन करता हूँ, तो मुझे लोग प्रोड्यूसर कहेंगे या मुझे लोग उत्पादक कहेंगे, ठीक ना। तो उत्पादक का मतलब वह व्यक्ति जो कोई वस्तु का उत्पादन करता है या प्रोडक्शन करता है, यानी उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर। और संतुलन मतलब जैसे बराबर की स्थिति हो। तो वही कहा जा रहा है कि उत्पादक संतुलन क्या है। उत्पादक संतुलन का अर्थ उस अवस्था से है, उस स्थिति से होता है जिसमें उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ अर्जित करता है। कहने का मतलब है कि उत्पादन संतुलन का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह सोचता है कि मैं इस वस्तु का उत्पादन करने में कम से कम खर्च करूं और ज़्यादा लाभ कमा लूं। उसी को बोलते हैं उत्पादन संतुलन। यानी जिसमें उत्पादक न्यूनतम लागत यानी कम खर्च करके, कम पैसा लगा के अधिक लाभ अर्जित करना चाहता है, उसी को बोलते हैं उत्पादक संतुलन, ठीक है। अगला जो आपका ये पॉइंट है, अगला पॉइंट है एक उत्पादन के संतुलन की स्थिति का वर्णन करें। यानी एक उत्पादन जो है संतुलन की स्थिति में कब आएगा, ठीक है। तो चूँकि देखिए, चूँकि उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य अधिक लाभ कमाना होता है। कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी उत्पादक यही चाहता है कि कम पैसे में हम वस्तु को बनाएं और अधिक रुपया लेकर उसको बेच दें, ठीक ना। तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक लाभ कमाना। इसलिए वह हमेशा न्यूनतम लागत संयोग की तलाश करता है। इसलिए वह सोचता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि जो भी वस्तु बना रहा हूं उसमें खर्च कम आए, क्योंकि न्यूनतम लागत संयोग पर ही वह अधिकतम लाभ अर्जित कर सकता है। और कोई व्यक्ति अधिक लाभ कब कमाएगा? जब कम चीज़, कम पैसे लगाकर वो अधिक में बेचेगा, तभी तो उसे ज़्यादा लाभ होगा। एक उत्पादक की संतुलन अवस्था का वर्णन दो प्रकार से किया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति, एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर संतुलन की स्थिति में आने के लिए उसको दो स्थिति से वर्णन करना होगा। इसमें पहला स्थिति है सीमांत उत्पादकता विश्लेषण द्वारा, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट एनालिसिस, और सेकंड है आपका सम उत्पादक वक्र विश्लेषण यानी एस्क्वेंट कर्व एनालिसिस। चलिए हम दोनों चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमांत उत्पादकता विश्लेषण द्वारा। इसमें यह कहा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक उत्पादक को उत्पादन के साधनों पर अपना व्यय इस प्रकार करना चाहिए कि साधनों की सीमांत भौतिक उत्पादकता, साधनों की जो सीमांत भौतिक उत्पादकता है और उसकी जो कीमतों का अनुपात बराबर होना हो। कहने का मतलब है कि आप जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु पर अपना खर्च इस प्रकार कीजिए, अपना व्यय इस प्रकार कीजिए कि उस वस्तु से जो भौतिक उत्पादकता प्राप्त हो रही है, उस वस्तु से जो भौतिक उत्पादकता प्राप्त हो रही है, जो इसकी क्वालिटी आपको मिल रहा है, तो उसकी क्वालिटी और उसकी जो कीमत है, जो प्राइस है, दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तभी वो जो है इक्विलिब्रियम यानी जो है वह उपभोक्ता जो है समता के बराबर पहुंचेगा, यानी वो संतुष्ट हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए ये MPPA है और PA है। देखिए P का मतलब प्राइस है, और देखिए फिर ये बराबर किसके? MPPB और अपन PB, फिर है PPC और अपन PC और PPN अपन। देखिए यहाँ पे दरअसल MPP क्या है? MPP का मतलब है कि साधन के सीमांत उत्पादकता, यानी जिस वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं उसकी सीमांत उत्पादकता क्या है,
और पी का मतलब है कि साधनों की कीमत क्या है, यानी उसकी जो भी गुणवत्ता मिल रही है, जो भी गुण उसमें वस्तु में निकल रहा है, वह गुण, वह क्वालिटी और उसके प्राइस दोनों का जो है अनुपात बराबर होना चाहिए। वैसे यहाँ भी है, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी प्राइस और उसके जो क्वालिटी है दोनों की अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा तरीका है सम उत्पाद वक्र विश्लेषण द्वारा। ठीक ना। तो सम उत्पाद वक्र विश्लेषण के अनुसार एक उत्पादक को संतुलन की स्थिति में आने के लिए निम्नलिखित शर्त को पूरा करना होगा। यानी अगर इस सेकंड मेथड को देखा जाए, सम उत्पाद वक्र विश्लेषण यानी आइसोकेंट कर्व एनालिसिस के माध्यम से कोई भी प्रोड्यूसर जो है संतुलन की स्थिति में उस समय आएगा जब उसको दो शर्तों को पालन करना होगा। पहला शर्त है कि सम उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को स्पर्श करेगा। संतुलन बिंदु पर सम उत्पाद वक्र अपने मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। अब ध्यान से देखिए इस जो है आकृति को, यहाँ देखिए, यहाँ से आपको जो है एक रेखा दिखेगा, ये ए है और यहाँ पे बी है, और यहाँ से जो ये रेखा आ रही है इसको बोलते हैं सम लागत रेखा। ठीक ना। और ये है सम उत्पाद वक्र। ठीक ना। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, आप देख ही रहे हैं कि सम उत्पाद वक्र और सम लागत रेखा को स्पर्श करेगा। जो ये जो रेखा है वह क्या करेगा, एक ऐसे रेखा को स्पर्श करेगा जिससे हम लोग कहते हैं सम उत्पाद वक्र। सॉरी, ये सम लागत रेखा। तो ये वाला जो सीधी रेखा है, ये से जो बी पर आ रहा है, ये है सम लागत रेखा और ये है उत्पाद वक्र। ठीक ना। तो जिस बिंदु पर क्या होगा, जिस बिंदु पर सम उत्पाद वक्र अपने मूल के बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा, यानी स्पर्श भी करना चाहिए और उन्नतोदर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप इस रेखा को यानी आई की सी यू, यानी ये जो रेखा है आई की सी यू, तो आई की सी यू रेखा जो है यह क्या हो रही है, यह ई पॉइंट पर आकर स्पर्श कर रही है। ठीक ना। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्पर्श भी करे और यहाँ से सबसे अधिक झुकाव पे है, इससे ज़्यादा ये झुक नहीं सकती है। ठीक ना। तो यहाँ पे जो ई पर है, यहाँ पे उत्पादक संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है। क्योंकि देखिए इस रेखा पे, यानी ये जो रेखा है इस पे तो ये लागत रेखा जो है, ये वाला ए बी, ये लागत रेखा तो स्पर्श किया नहीं है, ये ख़त्म बाजार, यहाँ पे संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। और देखिए इस रेखा पे दो बार जो है कट कर रहा है, एक है यहाँ पे कट हो रहा है, एक बार यहाँ पे कट हो रहा है। तो देखिए इस बिंदु पे जब कट हो रहा है यहाँ पे, तो इस बिंदु पे यहाँ पे जब कट हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, यहाँ से ज़्यादा ढलान यहाँ पे नहीं है, यहाँ सबसे नज़दीक है सेंटर पे जाने के लिए। तो यहाँ पे कैसे देखिए ज़्यादा दूरी है। ठीक ना। तो यानी यहाँ पे कटना चाहिए, तो यहाँ पे तो कटा नहीं है, फिर यहाँ भी कटा है तो यहाँ भी दूरी ज़्यादा है, यहाँ भी मिड सेंटर है, तो ये भी आपका नहीं मैच कर रहा है। और देखिए जबकि ये जो बिंदु है, तीसरा जो लाइन है, तो यहाँ पे देखिए सबसे जो झुकाव है, यहाँ से ये जो दूरी है सेंटर के सबसे नज़दीक है। ठीक है ना। तो इसलिए ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। समझ में आ रहा है। यानी इसी पॉइंट पे प्रोड्यूसर संतुलन की स्थिति में आएगा। अगला जो है प्रश्न है सम लागत रेखा, यानी सम लागत रेखा क्या है। तो देखिए सम लागत रेखा वह होती है जो साधनों को उन विभिन्न सहयोग को बताती है जिसकी लागत समान होती है। सम लागत रेखा क्या होता है, सम लागत रेखा का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप उत्पादन करेंगे, जैसे आप मान लीजिए इस तरह से है, तो ये सम लागत रेखा है, और इस पर जो आप प्रोडक्शन करेंगे तो विभिन्न का उत्पादन के संयोग को बतलाता है, उत्पादन के संयोग को बतलाता है कि आप किस बिंदु पर अपना प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक ना। तो उसकी लागत के विभिन्न संयोग को दिखाता है। क्या दिखाता है, लागत के विभिन्न संयोग को दिखाता है जिसकी लागत समान होती है। और इसके बाद है सम उत्पाद वक्र। सम उत्पाद वक्र क्या होता है, तो यह वह वक्र है जो दो साधनों के विभिन्न संयोग को बतलाता है जिसके द्वारा उत्पादक किसी वस्तु की एक समान मात्रा को उत्पादन करता है। यानी सम उत्पाद वक्र क्या होता है, सम उत्पाद वक्र विभिन्न जो है दो साधनों के विभिन्न संयोग को बतलाता है जिसके द्वारा उत्पादन किसी वस्तु की समान मात्रा का उत्पादन करता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए न्यूनतम लागत संयोग क्या होता है, न्यूनतम लागत संयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो न्यूनतम लागत संयोग का मतलब है कि सम उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है तथा अपने मूल बिंदु को उन्नतोदर होता है, उस बिंदु को संयोग को न्यूनतम लागत संयोग कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि मान लीजिए ये y है, ये 0 है, ये सेंटर है, ये x है। तो यहाँ पे एक लागत रेखा है। ठीक है। यहाँ पे एक लागत रेखा है ये वाला,
और यहाँ पे कोई किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, तो देखिए यानी इस बिंदु पे जो ए बिंदु है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी वस्तु का मान लीजिए आम का उत्पादन होगा, ये मान लीजिए आप लोहे का उत्पादन होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो लागत रेखा है चूँकि, ठीक है, ये जो लागत रेखा है सीधी रेखा, और ये आपका है कौन सा, सम वक्र जो है उत्पाद वक्र। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे सबसे कम लागत होगा, इसके बाद जिससे बढ़ेंगे जो है लागत रेखा घटती जाएगी, लेकिन सबसे जो है क्या है, सबसे सेंटर पॉइंट है, यहीं पे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूनतम लागत संयोग, यानी इससे ज़्यादा न्यूनतम लागत किसी और में नहीं हो सकती है, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको जो है पूर्ति एवं पूर्ति के नियम दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग पूर्ति एवं पूर्ति के नियम को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा, और 2 चैप्टर शायद 3 चैप्टर और इसमें बाजार है, और 1-2 चैप्टर और है, काफ़ी अच्छे से मैं कवर करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ तो इतना रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूर्ति एवं पूर्ति के नियम को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको जो है अच्छे से समझा जाएगा। थैंक यू।